अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं गोरखतंदा अबरार कुरैशी। आपसे मुखातिब हूँ साहिबो। आगे बढ़ने से पहले यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हम जिन पहलुओं के ऊपर बात करेंगे उसमें बड़ी अहम खबरें हैं। सऊदी अरब का दबाव या कुछ और जो उलमा इकराम थे उन्होंने नया फतवा जो है वो क्यों दिया, और गज़ा फ़ौज भेजने के हवाले से कहाँ से प्रेशर आया, इमरान खान से जेल में किस शख्सियत की मुलाकात करवाई जाने की कोशिश की जा रही है, वो शख्सियत कौन होगी और किस जमात से वो होंगी, और क्या होगा इसका रद्द-ए-अमल, असल नशई जो है वो कौन है, और हर सूरत में हम एहतजाज करेंगे। सोहेल अफरीदी साहब ने बबांग दोहल कह दिया, लेकिन किस नौइयत का एहतजाज होगा, कब होगा, मुफाहमत होगी, मुज़ाहमत होगी, किस तरफ ये चीज़ें जाएंगी। चूँकि एक तो इंटरनेशनल हालात बने हुए हैं, उलमा इकराम के बयानात देख लीजिए, गज़ा में फ़ौज भेजने का मामला देख लीजिए, फिर खान साहब के जो केसेस हैं उसके ऊपर वकला के दस्खत और जो मचलके और चीज़ें हैं वो होने तक नहीं दी जा रही। गुज़श्ता रोज़ आपने देखा कि फिर से अडयाला जेल के बाहर धरना हुआ। लंदन में इंसाफ स्टूडेंट फेडरेशन ने पाकिस्तान हाई कमीशन के बाहर एहतजाज किया। इन चीज़ों का इम्पेक्ट ज़रूर है, कुछ ना होने से कुछ होना जो है वो बेहतर है, लेकिन हालात जो हैं वो मुल्क के माशी भी ख़राब हैं, सियासी भी ख़राब हैं और इंसाफ के हवाले से भी ख़राब हैं। तो ऐसी सूरत हाल में हल क्या है? हल तो दो ही हैं कि ये जो मौजूदा हालात हैं इसमें या तो कोई मुफाहमत की जाए और या फिर मुज़ाहमत की जाए। आगे चल के जो चीज़ें हमें दिखाई दे रही हैं वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब के बयान के बाद, और वो भी काबीना के अंदर बयान दिया गया, ये जो बयान था वो बड़ा चेहरे पे मायूसी थी। हालात के मुताबिक उनके जो होंठ थे, ज़ुबान थी, अल्फाज जो थे वो साथ नहीं दे रहे थे। एक तरफ कहते हैं जी कि हम मुज़ाकरात नहीं करेंगे, दूसरी जानिब अचानक से वज़ीर आज़म काबीना के इजलास से वीडियो बयान 4 मिनट का जारी करते हैं कि हम मुज़ाकरात करना चाहते हैं। अंसार अब्बासी जो कि तर्जमान हैं मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के ख़ासकर और हुकूमत की कम, वो आज भी कहते हैं कि मुज़ाकरात हुकूमत करना चाहती है, मुज़ाकरात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी करना चाहती है, लेकिन उसके अंदर एक शख्स जो है वो रुकावट है। वो एक शख्स का जब नाम लेते हैं अंसार अब्बासी तो वो कहते हैं कि वो एक शख्स इमरान खान है। तो इमरान खान ही तो तहरीक इंसाफ है और तहरीक इंसाफ ही इमरान खान है। तो फिर देखना ये है अंसार अब्बासी के बकौल जो कहा गया कि अगर इमरान खान ही रुकावट हैं तो फिर हुकूमत किसके साथ मुज़ाकरात करेगी? क्या फवाद चौधरी लोगों के साथ, असद उमर लोगों के साथ, इमरान इस्माइल लोगों के साथ? क्या आपका इशारा जो है वो -1 और शाह महमूद कुरैशी की जानिब है? ये चीज़ें ऐसे नहीं होंगी। आप इमरान खान को माइनस करना चाह रहे हैं, और वो भी सियासत से। पहले भी आपने माइनस किया, 2 सालों से जेल में रखा, इलेक्शन नहीं लड़ने दिया, पार्टी से इंतखाबी निशान ले लिया, फिर भी वो तो माइनस नहीं हुए। 8 फरवरी को तो लोगों ने फैसला सुना दिया और इनकलाब आ गया, खामोश इनकलाब। लेकिन अब एक तरफ मुज़ाकरात की बात वज़ीर आज़म की तरफ से कहना और काबीना के इजलास में, और दूसरी जानिब उमर डार और दिगर लोगों को गिरफ्तार करना और मज़ीद लोगों को नाहल करना, ज़िमनी इलेक्शन हो, फिर धांधली करना, सीटें फिर से छीन लेना। तो आप किस मुंह से जो है वो मुज़ाकरात करेंगी और किस तरफ जो हैं वो चीज़ें जाएंगी? देखिए, फ़र्ज़ कर लें मुज़ाकरात शुरू हो जाते हैं, कामयाब भी हो जाते हैं, तो क्या कामयाबी की सूरत में वज़ीर आज़म खुद घर जाना चाहेंगे? क्या इमरान खान जेल से अगर बाहर आ जाए तो मुज़ाकरात तो यही है ना, नया इलेक्शन करवाओ, हमारा मैंडेट वापस करो, इमरान खान को रिलीज़ करो। तो जब इमरान खान को रिलीज़ कर दिया जाएगा तो ये जो आपने लास्टर की शलवारें पहन रखी हैं ये तो उतर जाएंगी 1 हफ्ते के अंदर। तो इमरान खान को माइनस किए बगैर मुज़ाकरात हो नहीं सकते, और अगर इमरान खान को माइनस ना करें और मुज़ाकरात कर लें तो फिर आप खुद माइनस हो जाएंगे। तो ये एक ऐसा गोरख धंधा बना हुआ है जिसको सुलझाने के लिए एक तो सऊदीया का दबाव जो है उसके ऊपर भी बात करता हूँ, और इमरान खान से जेल में किस शख्स की मुलाकात करवाने की कोशिश की जा रही है, और मुझे ये लगता है कि ये मुलाकात हो जाएगी। ये शख्सियत जो है वो इमरान खान साहब के साबिक दोस्त, यकीनन क्लास फेलो भी हैं, बहुत गहरा तल्लक है, और उनके पड़ोसी भी हैं एक तरह से। साबिक वज़ीर दाखिला चौधरी निसार साहब की नवाज शरीफ साहब चाहते हैं कि उनके ज़रिए एक तो उनको नून लीग के अंदर वापस एक्टिव किया जाए, से तो हैर उनकी अच्छी नहीं है, और दूसरा इमरान खान से जेल में ऑन बिहाफ ऑफ नून लीग यानी कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ इमरान खान से चौधरी निसार साहब मिलें, क्योंकि इनका बहुत गहरा आपस में तल्लक है। ये मुलाकात अगर हो गई
تو चौधरी निसार इमरान खान साहब से क्या बात करेंगे, खान साहब उनकी कौन सी बात सुनेंगे और फिर कौन सी बात मानेंगे। तो चौधरी निसार साहब की मुलाकात, ये वो शख्सियत हैं जिनकी जेल में करवाने की कोशिश की जाएगी, चूँकि चौधरी निसार साहब के तल्लुक़ तो इस्टेब्लिशमेंट के साथ भी हैं। मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के बहुत पुराने और करीबी साथी हैं, अलग बात है नून लीग के अंदर नहीं है और सियासत में भी एक्टिव नहीं है, मगर कुछ चीज़ों के ऊपर इमरान खान साहब से बातचीत हो सकती है और वो बातचीत ज़रूर होनी चाहिए। देखिए, नीयत इरादे सब अगर साफ़ हों, अच्छे हों, नीयत ठीक हो, तो ये पिछले गम बुला के आगे बढ़ जाएं। सियासतदान एक दूसरे के साथ टकराव ना करें और किसी चीज़ के ऊपर ये मुतफिक हो जाएं और एक खामोश मिसाक जमहूरियत हो जाए, उसके ऊपर अमलदारी भी हो जाए, भले कुर्बानी देनी पड़े हुकूमतों की चीज़ों की, तो ये बात हो सकती है। लेकिन उसमें एक शर्त है कि इस्टेब्लिशमेंट को रास्ते से हटाने के लिए, उन्हें रास्ते से साफ़ करने के लिए मुज़ाकरात के अंदर ये शिकें रखी जाएं कि हम कभी भी, कोई भी इस्टेब्लिशमेंट का मोरा नहीं बनेगा, नया इलेक्शन कमीशन मशावरत से लगेगा, साफ़ एंड शफाफ इंतखाबात करवाए जाएंगे, जो भी इक़्तिदार में आएगा उसकी हम सपोर्ट करेंगे और डंके की चोट के ऊपर अपोजिशन करेंगे। लेकिन यहाँ मसला है ना कोई वज़ीर आला रहेगा पंजाब का, ना कोई वज़ीर आज़म रहेगा, ना आप इलेक्शन जीत सकेंगे। तो फिर ये नून लीग वालों के लिए मुज़ाकरात तो किसी सूरत और पीपल्स पार्टी के लिए सूटेबल नहीं है। इमरान खान 2/3 नहीं 3/4 से जो है वो बरसे इक़्तिदार आ जाएंगे। मान लेते हैं इनको वो श्योरिटी दे देते हैं, हम किसी को लटकाएंगे नहीं, कुछ भी नहीं करेंगे। तो ये सूरत हाल जो है, हालात जो हैं वो कुछ और बता रहे हैं, मुज़ाकरात की शिकें जो हैं वो कुछ और कह रही हैं। तो क्या अपना ही नुकसान करने के लिए, जो कि रियलिटी है, उसको सामने रखते हुए नून लीग मुज़ाकरात करेगी? ये सिर्फ हीले हैं, बहाने हैं, शायद इनकी कोई अच्छी कोशिश हो और मैं मानता हूँ कि हल भी यही है। लेकिन क्या कोई मुल्क और कौम की खातिर इतनी बड़ी कुर्बानी देगा, कुछ चीज़ें करेगा? अल्लाह करे अगर ऐसे हो जाए। खान साहब को भी सबक सीखना चाहिए, नून लीग और पीपल्स पार्टी को भी सबक सीखना चाहिए। मैं अक्सर कहता हूँ कि ये जितने भी सियासतदान हैं ना, ये जैसे कैसे भी हैं, फरिश्ता सिफ्त लोग हैं इस्टेब्लिशमेंट के मुकाबले में। अगर उनकी ये चीज़ें DGC के मामला, DGI SI फलां लगा दो, ऐसे करो, ये करो, अदालतें इतवार के रोज़ खुल जाएं, वज़ीर आज़म को फारग करो, नवाज शरीफ के साथ भी ज़्यादतियाँ हुई, पीपल्स पार्टी के साथ ज़्यादतियाँ हुई, इमरान खान के साथ भी हुई, किसने की? मैं इसमें 30% दोष सियासतदानों को दूंगा और 70% मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट को दूंगा, जिन्होंने अदलिया को मैनेज करके बाजवा, ये रजीम चेंज और ये सारी चीज़ें की गई। आज देखें ना हम किस नैच पे आ गए हैं। इमरान खान जी यहूदी एजेंट है, फिर क्या कहा गया, ये इज़राइल को किसी सूरत हम तस्लीम नहीं करेंगे। हमारे पासपोर्ट के ऊपर लिखा है कि हम वहाँ सफ़र नहीं कर सकते। आज तो इज़राइल को तस्लीम करने की बात नहीं हो रही, बल्कि इज़राइल को जो है उनके कहने के ऊपर फ़ौज भेजने की बात हो रही है। तो इमरान खान तो कहा करते थे जब उनसे बात हुई तो एब्सोल्युटली नॉट, तो वो तो वाज़ेह तौर के ऊपर कहते थे कि हम ऐसे नहीं करेंगे। तो ये इमरान खान इस दौर के हालात देखें और उस वक्त जब रजीम चेंज हुआ तो ये तो बातें साबित हैं कि इमरान खान की हुकूमत को इसीलिए हटाया गया कि वो इंटरनेशनल कुव्वतें जो हैं वो उनके शिकंजे में नहीं आ रहे थे, वो अपने मुल्क को बेहतर करने की तरफ जा रहे थे। और ये लोग अमेरिका के पिट्ठू बन के, कर्जे ले के, करप्शन करके, चीज़ें पाकिस्तान के अंदर ह्यूमन राइट्स की वायलेशन करके, लोगों को अदालतों के अंदर से गिरफ्तार करके, तो क्या हासिल किया उन्होंने? मुल्क और कौम को नुकसान पहुँचाया। एक बीच में जंग क्या हुई, तैयारे गिरा दी अल्हम्दुलिल्लाह, और उसके बाद उसी का डंडोरा पीटते रहे। लेकिन आवाम को क्या मिला तैयारे गिराने से? बल्ले बल्ले हुई, आप फील्ड मार्शल बन गए, आपको इस्तिस्ना मिल गई, आप दोबारा आर्मी चीफ बन गए। तो लिहाजा फ़ायदे वाली चीज़ वो होती है जिसका असर मुल्क और कौम के ऊपर पड़े। तो आप सियासी अदम इस्तेकाम पैदा करके चाहेंगे कि इमरान खान से चौधरी निसार भी मिल लें, चीज़ें भी हो लें, वो जेल में भी रहें, ऐसे तो निज़ाम नहीं चल सकता। तो आपको क्या लगता है कि चौधरी निसार साहब की इमरान खान साहब से मुलाकात हो जाएगी? पहला सवाल। और दूसरा, क्या ये मुलाकात होनी चाहिए और क्या इमरान खान साहब को पिछले गम बुला के सारी चीज़ें नज़रअंदाज करके आगे बढ़ना चाहिए और इस्टेब्लिशमेंट को रोकने के लिए इस तरफ पेशकदमी करनी चाहिए? ये बड़ा अहम सवाल है जिसके ऊपर आपकी तरफ से जवाब चाहिए। साहिबो, हमने कल भी गौर किया, ये एक बड़ा अजीब गोरख धंधा है कि ये उलमा हज़रात जिन्होंने 26वीं आईनी तरमीम करवाई, जिन्होंने 27वीं भी करवा दी, जिसमें खासकर मौलाना फजलुर रहमान की काविशें शामिल हैं, आज वो बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। क्या ये डाइवर्शन है या कुछ और है? क्या ये फ़ौज ने ही कहा? मेरे ख्याल से इन लोगों को जो चंदा और चीज़ें सऊदी अरेबिया से और जो वहाँ से चीज़ें मिलती हैं,
یہ سعودی عربیہ کے پریشر کی صورت میں اور امریکہ کو یہ ثابت کرنے کے لیے کہ دیکھیے علماء کھڑے ہو چکے ہیں، عوام نہیں مان رہے تو ہم وہاں فوج نہیں بھیجیں گے، تو اس وجہ سے یہ علماء آئے ہوں گے۔ اور اس کے پیچھے یقیناً جو سعودی عربیہ فوج نہیں بھیجنا چاہ رہا، جس نے انکار کر دیا ہو امریکہ کو، اس نے کہا مالی مدد ہم چیزیں کر سکتے ہیں، آپ سے اسلحہ خرید سکتے ہیں، آپ ہماری سیکیورٹی کے ضامن ہو سکتے ہیں۔ آپ دیکھیں سعودی عربیہ جہاں پہ مکہ اور مدینہ ہے، ہمارا قبلہ ہے، کعبہ ہے، اس کی سیکیورٹی امریکہ کرتا ہے، اور $10 بلین پر ایئر سیکیورٹی کے نام کے اوپر امریکہ لے جاتا ہے ہم سے۔ تو یہ سیکیورٹی تو پاکستان کے پاس ہونی چاہیے تھی نا، اعتبار ہمارے اوپر ہونا چاہیے تھا۔ یہاں یہود اور نصارہ جو ہیں وہ اسلامی ممالک کی سیکیورٹی کیے جا رہے ہیں، تو بات کہیں اور نکل گئی۔ تو یہ علماء جو ہیں ان کو دو وجوہات ہیں جس وجہ سے انہوں نے یہ بیانات دیے ہیں، اور وہ بیانات یہ وہی مفتی تقی عثمانی نا جو کہہ رہے تھے کہ فیلڈ مارشل کی استثناء غیر شرعی نہیں تھی اور غیر اسلامی۔ آج صدر کو ملنے والی استثناء جو پہلے بیان آتے تھے وہ غیر اسلامی تھی اور غیر شرعی تھی، اب کہہ رہے ہیں کہ 27ویں ترمیم بھی غیر اسلامی ہے اور فیلڈ مارشل کو استثناء بھی غیر شرعی اور غیر اسلامی ہے۔ تو یہ کیوں ہوا؟ ایک تو اسٹیبلشمنٹ کی آپس کی جو جنگ جاری ہے وہ ہے، دوسرا سعودی عربیہ سے دباؤ ہے، اور تیسرا علماء کو پتہ ہے کہ جب یہ عمل ہو گیا تو پھر ہم کسی کو منہ دکھانے کے لائق نہیں رہیں گے۔ اور یہ طے ہوا اس بیان کے بعد کہ پاکستان غزہ میں فوج نہیں بھیجے گا۔ جب فوج نہیں بھیجے گا تو ڈالر نہیں آئیں گے، ڈالر نہیں آئیں گے تو معیشت نہیں چلے گی، جب معیشت نہیں چلے گی تو بگاڑ پیدا ہوگا، اور بگاڑ میں عوام کا نقصان ہوگا۔ تو لہٰذا ایک ہی حل بچتا ہے کہ ملک کے اندر جو عمران خان جیل میں ہیں، جو چیزیں ہیں، جو برف ہے، اس کو پگھلایا جائے اور چیزیں بہتری کی طرف آئیں۔ تو اب سہیل افریدی صاحب نے بھی کہہ دیا کہ میرے قائد، میرے رہنما، میرے لیڈر کا حکم آ چکا ہے، اس کے اوپر میں نے اسی دن عمل شروع کر دیا تھا، اور ہمیں آئین اور قانون جو ہے، جیسا کیسا بھی آئین اور قانون، وہ ہمیں حق دیتا ہے کہ ہم احتجاج کریں۔ تو سہیل افریدی نے آج پریس کانفرنس کی ہے اور اس میں کہا ہے کہ آئین اور قانون ہمیں پرامن احتجاج کا حق دیتا ہے۔ میں نے اسٹریٹ موومنٹ شروع کر دی ہے، انصاف اسٹوڈنٹ فیڈریشن کے ساتھ میں لوگوں سے مل رہا ہوں، اور انشاءاللہ ہم اس حق کو ضرور استعمال کریں گے، اور الحمدللہ ہماری فیڈریشن کا ریکارڈ ہمیشہ پرامن آئینی اور قانونی جدوجہد پر قائم رہا۔ وزیر اعلیٰ سہیل افریدی انہوں نے کہا کہ ہم نے بے شمار دھرنے اور احتجاج کیے ہیں، مگر آج تک ہم سے ایک گملہ تک نہیں ٹوٹا۔ مسئلہ وہاں پیدا ہوتا ہے جہاں پاکستان دشمن عناصر جمع ہوتے ہیں۔ یہ بڑی پتہ کی بات کی انہوں نے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا نا، ٹوپیاں، مفلر، جھنڈے اٹھا کے پی ٹی آئی کے ایک ادارے کے اندر سے لوگ آتے ہیں جو گلی محلوں میں گاڑیوں کو آگ لگاتے ہیں۔ عمران خان صاحب کی جانب سے اسٹریٹ موومنٹ کی تیاری کی ہدایات ہیں، ہمارے لیے لیڈر کا ایک اشارہ ہی کافی ہے۔ وہ مزید کہتے ہیں کہ ہم نے اسی دن سے لبیک کہا تھا اور آج بھی قیادت کے ہر فیصلے پر ساتھ کھڑے ہیں۔ وزیر اعلیٰ سہیل افریدی نے یہ باتیں کی ہیں، اور دیکھنا یہ ہے کہ پاکستان کے عوام جو ہیں، پنجاب کے لوگوں نے سب سے زیادہ ظلم برداشت کیا ہے 9 مئی کے بعد اور رجیم چینج کے بعد خاص کر۔ عمران خان بھی تو خیر پنجابی ہے نا، اور کے پی کے لوگ پہلے سے تیار ہیں۔ کشمیر کے اندر سے آپ پی ٹی آئی تو ہر جگہ پہ موجود ہے، مسئلہ کہاں پہ ہے؟ لیڈرشپ کا۔ پہلے کیا تھا؟ علیمین گنڈا پور۔ اب بھی پنجاب کے اندر جو لوگ ہیں، جو ایم پی اے ہیں، ایم این اے ہیں، بعض جگہوں کے اوپر پاکستان تحریک انصاف کی تنظیم سازی نہیں ہے۔ تو یہ ساری چیزیں اگر سامنے رکھیں، اور دوسری جانب عمران خان کا حکم جو ہے، اور پھر یہ مذاکرات کی بات، اور پھر اسٹریٹ موومنٹ کرنا، اور سہیل افریدی کا یہ بیان دیکھیں تو مسے میں جو ہے یہ لوگ چلے گئے ہیں، اور ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا کرنا ہے۔ لیکن ایک بات طے ہے جو علیمہ خان صاحبہ کہتی ہیں، سہیل افریدی کہہ رہے ہیں، اور خاص کر جو عمران خان نے کہا، احتجاج کرو، اسٹریٹ موومنٹ چلاؤ۔ جب یہ احتجاج شروع ہو جائے گا، چیزیں ہوگی، تو حکومت خود سے آئے گی اس نیچ کے اوپر کہ ہمیں مذاکرات کرنے چاہیے اور ان چیزوں کو بہتر کرنا چاہیے، اور حل یہی ہے کہ عمران خان صاحب کو جیل سے باہر نکالا جائے۔ ملکی مفاد کے اندر حالات کو دیکھتے ہوئے وہ بھی تھوڑا صبر اور تحمل کا مظاہرہ کریں۔ تھوڑا سا عرصہ باقی رہتا ہے، 1 سال پہلے الیکشن کروا دیں، چیزوں کو لے کے آگے بڑھیں، باصورت دیگر اس ملک کا نظام جو ہے وہ نہیں چلے گا۔ آپ دیکھیں نا، کہتے تھے نا کہ یہ نشئی ہیں اور فلاں ہیں اور چیزیں ہیں۔ اصل نشئی کون ہے؟ نشئی کیا کرتا ہے؟ جب نشہ کم ہو نا تو وہ گھر کی چیزیں بیچتا ہے۔ آپ جس کو نشئی کہتے تھے وہ جیل میں ورزش کر رہا ہے، باقی اصل نشئی گھر کا سامان بیچ رہے ہیں۔ ایئرپورٹ، بجلی، موٹر وے، اسٹیل ملز وغیرہ کیا کیا نہیں بیچ دیا۔ یہ خالد انم جو ہیں انہوں نے یہ بات سامنے رکھی ہے، اور میں پی آئی اے کی نجکاری کے اوپر آخری نقطے پہ بات کرتا ہوں صاحبو، یہ بڑا اہم ہے۔ یہ جو خاص کر انگلینڈ میں ہمیں لوگ سن رہے ہیں، ضرور کمنٹ کر کے بتائیے گا کہ کیا آپ اس بات سے اتفاق کرتے ہیں۔ میں کچھ سوالات آپ کے سامنے رکھوں گا۔ تاریخ کی انوکھی نجکاری، یہ کیسی نجکاری ہے جس میں نجکاری کی کل قیمت یعنی 135 ارب روپے کا 92% نیا مالک اپنے ہی کاروبار میں لگائے گا؟
यानी कि वही पैसा अपने कारोबार में लगाएगा, 135 में से 92 अरब, तो इसका फ़ायदा मुल्क को क्या हुआ। फिर आप देखें और कौमी ख़जाने को उसका सिर्फ 8% मिलेगा, यानी कि 10 अरब रुपए, उससे क्या हो जाएगा। और फिर जो अमला है उसको तनख्वाहें तो ठीक है ये देंगे, लेकिन पेंशन और मराद जो है वो हुकूमत देती रहेगी। यानी कारोबार उसका, अब वो उसमें अरबों लगाए या खरबों, लेकिन नीलामी की कुल रकम का 92% अगर वो अपने ही कारोबार में लगाएगा तो नीलामी की ये 92% रकम तो किसी शुमार में नहीं हुई। नीलामी की असल रकम तो कुल सौदे का सिर्फ 8% है, यानी कि 10 अरब रुपए जो कि हुकूमत को मिलेंगे, तो बाकी तो कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तो इसमें फर्टिलाइज़र की मैं बात नहीं करना चाह रहा। मैं इस नीलामी के हवाले से बहुत सारी चीज़ें जानता हूँ जिनका तल्लक पड़ोसी ममालिक के साथ भी जाके मिलता है, लेकिन ये हद होगी और मैं आपके सामने साहिब सवालात रखता हूँ। ये इंग्लैंड के अंदर रहने वाले लोग जो हैं वो इसको बागौर सुनिए। इन सवालात के जवाबात आपसे चाहिए। मैं इनके ऊपर ज़्यादा तबसरा नहीं करूँगा, मैं सिर्फ आपके सामने सवालात रखूँगा और किस की रोशनी में ये जो नीलामी हुई। देखिए 135 अरब रुपए की नीलामी हुई, 92 अरब रुपए वो अपने ही ऊपर लगाएंगे, 10 अरब रुपए मिलेंगे, 350 मिलियन पाउंड जो हैं, ये टोटल जो है वो रकम बनती है। अबीब अकरम साहब ने जो की हैं चीज़ें। अच्छा, कुल 17 जहाज़ हैं पाकिस्तान के पास, 777 के नाम से हैं, और PIA के पास जो हैं वो कुल 17 जहाज़ हैं, और एक जहाज़ जो 777 की कीमत है साहिब वो 60 से 70 मिलियन पाउंड है जो अमेरिका बनाता है। अच्छा, सिर्फ बरतानिया से अगर आप देखें तो 4 फ्लाइट जो हैं वो रोज़ाना जाती थी, बल्कि मैं 5वीं का भी जिक्र कर देता हूँ। एक लंदन के हीथ्रो एयरपोर्ट से, दूसरी मैनचेस्टर से, तीसरी बर्मिंघम से और चौथी ग्लासगो से जाती थी, जिसको अब बंद कर दिया गया। अब देखें कि एक फ़्लाइट के अंदर जो है वो 400 लोग जाते हैं। मैं मिनिमम टिकट की प्राइस जो है वो लगा देता हूँ एक जगह से 300 पाउंड, और ये आप देखें कितने लाखों पाउंड बनते हैं। तो पर डे सिर्फ इंग्लैंड से अगर 500,000 पाउंड से ज़्यादा के टिकट सेल होते हैं, आप खर्चे निकाल दें तो पर डे लाख पाउंड तो बचता होगा, या मैं कहता हूँ 50,000 पाउंड तो बचेगा। तो ये PIA जो इनको दी गई, मेरे जैसे बंदे को अगर दे देते तो हम इसी के अंदर से कमा के चीज़ें करके, तो ये तो 135 अरब रुपए तो कुछ भी नहीं है। मैं कहता हूँ कि इनकी कोई वैल्यू नहीं है, और ये किसी ने अपने फ़ायदे के लिए अबीब अकरम जैसे लोगों का चेहरा सामने रख के ये सारे अमल अमाल किए हैं। तो अगर मैं इसकी डेप्थ में जाऊँ, और मैं कोशिश करूँगा रेलिवेंट लोगों से जो इस तरह की चीज़ों को रन करते रहे, जिनके फ्लाइंग स्कूल हैं, उनसे मैं बात करूँ और उनसे जानूँ कि ये क्या ड्रामा किया गया है। निष्कारी ठीक है, पूरी दुनिया में प्राइवेटाइजेशन होती है, इसी तरह से चीज़ें चलती हैं, लेकिन पाकिस्तान के साथ ये अच्छा नहीं किया गया। एयरलाइन को आपने फ़रोख्त नहीं किया, बेचा नहीं, आपने इसके साथ ज़्यादती की। 135 अरब रुपए कोई चीज़ है। तो साहिबो अपना ख्याल रखिएगा, अपना फीडबैक दीजिएगा। तो दूसरे एपिसोड में जल्द इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। आप देख रहे हैं गोरखधंधा अब्रार कुरैशी के साथ।